हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कांटेक्ट करके आप PDF को परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। यहाँ पर पूछा गया कि जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी वो कौन थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ हिल्डगर्ड पेप्लियो, ऑप्शन नंबर बी इज़ सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन नंबर सी इज़ लिंडा रिचर्ड्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जीन बैटसन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लिंडा रिचर्ड। लिंडा रिचर्ड्स जो थी ये फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पैरट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स इज नोन एज। पैरट के जैसे जो है रिपीटेशन वर्ड अगर करता है कोई पर्सन तो उसे कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज एनमेंशमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज इकोलेलिया, ऑप्शन नंबर सी इज इकोपैरेक्जिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज नियोलॉगिज्म। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इकोलेलिया। पैरट के जैसे जो अगर पर्सन है वो बार बार वर्ड्स को रिपीट करता है तो उसे इकोलेलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फियर ऑफ हाई प्लेसेस इज कॉल्ड। जो प्लेसेस हाइट पर रहते हैं उनसे डर लगने का जो टर्म है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एगोराफोबिया, ऑप्शन नंबर बी इज एल्गोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी इज एक्रोफोबिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्लस्ट्रोफोबिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक्रोफोबिया। यदि किसी पर्सन को हाइट से या हाइट वाली प्लेसेस से डर लगता है तो उसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। पर्सन को ओपन स्पेस से डर लगता है तो वो एगोराफोबिया कहलाता है। किसी पर्सन को पेन से डर लगता है तो उसे एल्गोफोबिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है क्लस्ट्रोफोबिया रेफर्स टू फियर ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है क्लस्ट्रोफोबिया में किस चीज से डर लगेगा पेशेंट को। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रैप्स, ऑप्शन नंबर बी इज क्लोज्ड स्पेसेस, ऑप्शन नंबर सी इज एनिमल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्लोज्ड स्पेसेस। क्लोबिया में जो पर्सन रहेगा उसे क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है वो कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज फियर ऑफ फैटल डिसीज, किसी फैटल डिसीज का डर लगना, या फिर ऑप्शन नंबर बी टू मच कंसर्न ऑफ ऑन हेल्थ एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, या फिर जो है पर्सन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहेगा, बहुत कंसर्न रहेगा और उसे ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन होगा कि उसकी बॉडी के फंक्शन में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम हो रही है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज मार्क्ड मेंटल एंड फिजिकल फटीग, या फिर जो पर्सन है उसे मेंटल और फिजिकल फटीग होगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन, या जो पर्सन है वो बार बार रिपीटेड हॉस्पिटलाइज होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू मच कंसर्न ऑफ ऑन हेल्थ एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। हाइपोकॉन्ड्रियासिस की कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन रहेगा वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न रहेगा
और किसी भी डिसीज़ के बारे में उसे ऐसा लगेगा कि मुझे ये डिसीज़ हो गई है, मिस इंटरप्रिटेशन होगा उसको अपनी बॉडी में। जैसे नॉर्मल फीवर भी आ रहा है तो उसे ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, इस टाइप से जो है पेशेंट को फील होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेवलेंस ऑफ सुसाइड इज हाई अमंग पेशेंट इज, जो सुसाइड का प्रेवलेंस है वो कौन से पेशेंट्स में ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर ए सीजोफ्रेनिया पेशेंट्स में, ऑप्शन नंबर बी इज़ न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, या फिर ऑप्शन नंबर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो मूड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स रहते हैं उनमें। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी मूड डिसऑर्डर्स। जो मूड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स रहते हैं उनमें सुइसाइडल टेंडेंसीज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन। डिप्रेशन वाली कंडीशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर बी इज 5-HT, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज गाबा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। कंडीशन में जो है बोथ सेरोटोनिन एंड 5-HT दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद पूछा गया है कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विथ सीवियर डिप्रेशन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि सीवियर डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो उसमें कौन सी कॉमन रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फैटिगेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी इज हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज एजिटेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज सुइसाइडल टेंडेंसी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी सुइसाइडल टेंडेंसी। सी डिप्रेशन वाली कंडीशन में जो कॉमन रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है दैट इज सुइसाइडल टेंडेंसी। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेम्पोररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जब टेम्पोररी पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो इसमें से कौन सी टर्म उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ पैरोल, ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सकॉन्डेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ टर्मिनेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एस्केप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए पैरोल। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में यदि पेशेंट को टेम्पोररी डिस्चार्ज किया जाता है तो उसे पैरोल कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज। यहाँ पर पूछा गया है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का टोटल स्कोर कितना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 25, ऑप्शन नंबर बी इज़ 30, ऑप्शन नंबर सी इज़ 32, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 35। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 30। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो टोटल स्कोर रहता है वो रहता है 30। उसके बाद पूछा गया है अकॉर्डिंग टू कुबलर-रॉस थ्योरी ऑफ ग्रीफ विच अमंग द फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन स्टेज सेकेंड। यहाँ पर पूछा गया है कुबलर-रॉस के द्वारा जो ग्रीफ की थ्योरी दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेज सेकेंड में इनमें से कौन सी कंडीशन प्रेजेंट रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एंगर, ऑप्शन नंबर सी इज बार्गेनिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेनाइल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंगर।
कुबलर रॉस के द्वारा जो ग्रीफ की स्टेजेस दी गई हैं, 5 स्टेजेस दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो डाबड़ा, DAB तरीके से इसे याद रखा जाता है। इसको याद करने की जो ट्रिक है दैट इज़ DAB डाबड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, डिनाइल, मतलब जब अगर कुछ पेशेंट लॉस करता है, कोई चीज़ उससे उसकी खो जाती है या उससे दूर चली जाती है, तो सबसे पहले जो पेशेंट है वो डिनाइल करेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में पेशेंट जो है बहुत एंगर वाली स्टेज में रहता है, बहुत गुस्सा करेगा, एग्रेसिव हो जाएगा। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है बार्गेनिंग, इस स्टेज में जो पर्सन है वो बार्गेनिंग करेगा, बड़बड़ाएगा, ऐसे भीख मांगने टाइप से जो है करेगा। उसके बाद जो है फोर्थ स्टेज में जो पर्सन रहेगा वो डिप्रेशन में चले जाता है। अगर उसकी कोई चीज़ लॉस हो गई है तो उससे रिलेटेड वो डिप्रेशन में चले जाएगा। देन फिफ्थ स्टेज में फाइनली जो पर्सन है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो 5 स्टेजेस जो हैं कुबलर रॉस के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है थेराप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सीरम लेवल लिथियम का है वो कितना रहना चाहिए। थेराप्यूटिक सीरम लेवल पूछा है लिथियम का। ऑप्शन नंबर ए 0.5 to 1.2 मिली इक्विलीटर पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी 0.8 to 1.2 मिली इक्विलीटर पर लीटर। ऑप्शन नंबर सी 0.9 to 1.2 मिली इक्विलीटर पर लीटर। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1 to 1.2 मिली इक्विलीटर पर लीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 0.8 to 1.2 मिली इक्विलीटर पर लीटर जो है नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल जो है ये थेराप्यूटिक सीरम लिथियम लेवल रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है आफ्टर इनिशिएटिंग लिथियम थेरेपी द थेराप्यूटिक इफेक्ट सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज़ मॉनिटर्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम लिथियम थेरेपी जो है दे रहे हैं पेशेंट को, तो जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है सीरम लिथियम का, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हमें कितनी देर में मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 12 आवर के अंदर अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 to 2 डेज में। ऑप्शन नंबर बी इज़ 12 to 24 आवर्स में। या फिर ऑप्शन नंबर डी आफ्टर 1 वीक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 12 to 24 आवर। यदि पेशेंट जो है वो लिथियम थेरेपी पे है, लिथियम हम उसे जो है एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो हमें जो उसका सीरम लिथियम लेवल है वो हम जो है हर 12 से 24 घंटे में हमें चेक करना है। उसके बाद पूछा गया है IQ लेवल ऑफ 45 इज़ कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है अगर एक पर्सन है जिसका IQ लेवल 45 है तो इसमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है उस पर्सन को। ऑप्शन नंबर ए इज़ माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। अगर किसी पर्सन का IQ लेवल 45 है तो वो उसे मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होगी। यहाँ पर हम जो है IQ लेवल देख लेते हैं कितना IQ लेवल रहेगा, जब कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर जो एवरेज इंटेलिजेंस है वो एटलीस्ट 85 to 114 तक है, तो एवरेज इंटेलिजेंस कहलाता है। यदि 70 to 84 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है पर्सन को। 55 से 69 है तो माइल्ड मेंटल डिसेबिलिटी रहेगी। 40 to 54 के बीच में मॉडरेट मेंटल डिसेबिलिटी। 25 से 39 के बीच में सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी रहेगी। और 1 से लेकर 24 तक प्रोफाउंड मेंटल डिसेबिलिटी पर्सन में रह सकती है। उसके बाद यदि जो IQ लेवल है वो हाई रहे तो उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग देख सकते हैं। 115 से 129 अगर है तो अबव एवरेज और
ब्राइट जो है इंटेलिजेंस रहेगा। 130 से 144 में मॉडरेटली या गिफ्टेड इंटेलिजेंस कहा जाएगा। 145 टू 159 हाईली गिफ्टेड। 160 से 179 है यदि तो एक्सेप्शनली गिफ्टेड, एंड 180 से अप है तो प्रोफाउंडली गिफ्टेड। तो इस तरीके से जो है IQ लेवल, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट का लेवल अगर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशंस। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज़ पुलिंग आउट हेयर। यदि एक चिल्ड्रन है जो कि अपने बालों को खींचता हो, पुल आउट करता हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी कंडीशन में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्राइकोटिलोमेनिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ एक्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ एमिप्रामाइन, एंड ऑप्शन नंबर डी ओलेंजापिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ट्राइकोटिलोमेनिया। यदि कोई चिल्ड्रन अपने बालों को खींचता हो, उसे बालों को खींचने की आदत हो, तो उसे ट्राइकोटिलोमेनिया कहा जाता है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। यहाँ पर जो दिए गए हैं ये ड्रग्स के नाम दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीजोफ्रेनिया इज। यहाँ पर पूछा गया है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो पर्सन रहेगा सीजोफ्रेनिया का, तो उसमें कौन से टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज एक्साइटेटरी कैटाटोनिया, ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्यूपरस कैटाटोनिया, ऑप्शन नंबर सी इज OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी स्टूपर कैटाटोनिया। स्टूपर कैटाटोनिया वाली जो कंडीशन रहती है, इसमें जो पर्सन रहता है उसमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे वो जो पोस्चर बनाएगा उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद पूछा गया है मीनिंग ऑफ टर्म सीजोफ्रेनिया इज़। यहाँ पर पूछा गया जो सीजोफ्रेनिया टर्म है इसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फ्री माइंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्प्लिट माइंड, ऑप्शन नंबर सी इज़ यूफोरिक माइंड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कंफ्यूज्ड माइंड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी स्प्लिट माइंड। सीजोफ्रेनिया जो टर्म है इसका मतलब होता है स्प्लिट माइंड। उसके बाद पूछा गया है द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विथ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म इज़। अगर कोई पर्सन क्रॉनिक एल्कोहलिज्म करता है तो उसको कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ थायमीन, ऑप्शन नंबर बी इज़ साइनोकोबैलामाइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ नाइसिन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन सी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए थायमीन। क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पर्सन्स में थायमीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उसके बाद पूछा गया है द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर वाइल गिविंग ECT इज़। अगर पेशेंट को ECT दे रहे हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो जो ECT में हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिससे सीजर प्रोड्यूस होते हैं उसका वोल्ट कितना रहना चाहिए, कितना वोल्टेज दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 180 टू 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ 150 टू 180 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ 40 टू 70 वोल्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 70 टू 130 वोल्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 70 टू 130 वोल्ट तक का जो है वोल्टेज रख के जो है हमें ECT देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लेप्टोमेनिया मीन्स। क्लेप्टोमेनिया का क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू सेट फायर। इसमें इररेसिस्टिबल डिज़ायर होती है फायर को सेट करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील थिंग्स। जो थिंग्स मतलब सामान को स्टील करने की आदत होती है, चोरी करने की।
ऑप्शन नंबर सी इज़ कंपल्सिव हेयर पुलिंग, हेयर्स को पुल आउट करने की आदत होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, या फिर जो पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग की आदत होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील थिंग्स। जो क्लेप्टोमेनिया है ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन रहेगा उसे सामान को चुराने की, स्टील करने की आदत हो जाती है। कि वीडियो में हमने साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।